पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल जिस तरीके से काम करता है, कुछ वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी प्रिंसिपल काम करता है। बेसिकली है क्या, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है नेचर में जिस सिस्टम में थोड़ा सा आपके पास चार्ज है, और अगर वो सिस्टम को आप नेचर में ऐसे रख रहे हैं, ऐसे कंडीशन में रख रहे हैं ताकि वो सिस्टम नेचर के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ अगर कोई इंटरेक्शन नहीं करता है, मान लीजिए कि वो जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से हार्मेटिकली सील्ड है, मतलब वो नॉन इंटरेक्टिंग है विद नेचर। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि वो जो सिस्टम है वो बिल्कुल आइसोलेटेड है नेचर से। तो इस अवस्था में जो चार्ज होगा उस सिस्टम के अंदर वो पहले जितना था वो हमेशा ही उतना ही रहेगा, मतलब ऑल द टाइम द चार्ज इन द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड द कंडीशन दैट इफ द सिस्टम इज एक्चुअली आइसोलेटेड। और यही जो लॉ है, यही लॉ, इसी को बोला जाता है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है बेसिकली वो कूलम्स लॉ। आप लोगों को पता है, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा डायग्राम को ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं। कूलम्स लॉ में आपको जो डेफिनेशन है वो बेसिकली आप सिंपली याद रख सकते हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स को अगर फ्री स्पेस या फिर कोई भी स्पेस जहाँ पर हो सकता है कि वो वैक्यूम हो या फिर एयर मीडियम हो सकता है, अगर रखा जाता है तो उन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स काम करेगा, या तो अट्रैक्टिव होगा वो नेचर में या फिर रिपल्सिव होगा। ये डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर क्या है इसके ऊपर। अगर चार्ज सिमिलर चार्ज है, सेम टाइप की चार्ज है, तो जो फोर्स काम करेगा वो बेसिकली रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो अट्रैक्टिव होगा इन नेचर। तो कूलम्ब का जो प्रिंसिपल है वो सिंपली बोल रहा है कि जो फोर्स काम करेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में वो बेसिकली इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो बेसिकली आपका चार्ज है, मान लीजिए जो फोर्स है F, तो ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल टू होगा जो चार्जेस है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ, ये प्रोपोर्शनल होगा। और क्या होगा, ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ना प्रोपोर्शनलिटी के जो रूल्स हम लोगों को पता है उस रूल्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाना है हम लोगों को तो सिंपली हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अभी K के जगह में हम ऐसा, अगर हम SI यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, SI यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो K का जगह में हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, सिंपली ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है F इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सिंपली। तो इप्सिलॉन 0 को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दैट इज इन वैक्यूम। तो अभी के लिए इतना आप समझ के रख लीजिए कि इप्सिलॉन 0 जो है यही आपको बताएगा, यही जो इप्सिलॉन 0 है यही आपको बताएगा कि आपका जो मीडियम है उसका नेचर क्या है। इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर मैंने लिखा है, इप्सिलॉन सफिक्स 0, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा जो मीडियम है वो बेसिकली या तो वैक्यूम है या फिर एरियल मीडियम है, सिंपल एयर है वहाँ पर, अदरवाइज इट इज वैक्यूम। अगर पानी होगा, ग्लिसरीन होगा या फिर कोई और मीडियम होगा
तो उस मीडियम के हिसाब से ये जो इप्सिलॉन का वैल्यू है ये चेंज होता जाएगा। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अच्छा, हम लोगों को पता है कि जो फोर्स है वो फोर्स बेसिकली आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इस एक्सप्रेशन में हम वेक्टर को इंक्लूड कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, F इसके ऊपर हम वेक्टर साइन दे देंगे Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये जो R है, R को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ R, वेक्टर R जो है उसके ऊपर अगर मॉड दे देंगे तो बेसिकली वो मेरा डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसी को दर्शाएगा। और साथ में यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको स्क्वायर दे दिया है। तो दोनों जो एक्सप्रेशन है वो आप सेम बोल सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हम आर हैट को इंक्लूड कर रहे हैं। आर हैट किसका दर्शाता है? आर हैट बेसिकली जो आर है इसकी डायरेक्शन को दर्शाता है। तो आर हैट यहाँ पर जो फोर्स है इसका भी डायरेक्शन को दर्शाएगा यहाँ पर। सिंपली ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये वेक्टर आर मॉड, यहाँ पर क्यूब दे रहे हैं हम और ऊपर एक आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर आर ऑफ मॉड इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आर हेड जो पहले था वो जैसा था वैसे ही लिख दिया है। तो देख लीजिए आप इसको, ठीक है ना। तो अभी इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसी एक्सप्रेशन को F इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R इसका क्यूब और यहाँ पर R ये वेक्टर हो गया बस, तो इसके ऊपर भी वेक्टर आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका हो गया कूलम्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्मेशन। बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।